गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और आई वेलकम यू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जब मैंने लिखा स्टूडेंट की डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो कौन से एलिमेंट है जो डी और एफ है, तो इसलिए हमने आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिखाया है। ये IUPAC पीरियोडिक टेबल आपके सामने स्टूडेंट्स। देखो कि अगर हम इसको ध्यान से देखें, पे अटेंशन स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको दिखते हैं ये वाले, देखो एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। बोलो मैंने सही लिखा या गलत, थोड़ा जल्दी बताओ। हाँ जी सर। और इस तरफ भागो, देखो ये तीन, ग्रुप नंबर 3 है। ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर स्टूडेंट, ग्रुप नंबर 3 से मैं शुरू होकर ग्रुप नंबर मैं 12 तक पहुंचा, 12 तक पहुंचा। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, आपने कहा कि ये डी ब्लॉक क्या है? डी डी ब्लॉक। ब्लॉक। जैसे किसी बिल्डिंग में जाते हो, ए ब्लॉक है, बी है, सी है, डी है। यहाँ पर हमारे पास कितने ब्लॉक है? एक तो एस आ गया, डी आ गया, और ये जो ब्लॉक है इसे पी ब्लॉक, तीसरा। और चौथा ये नीचे जो देख रहे हो, इसे एफ ब्लॉक एफ। कहते हैं। तो ये एफ एफ ब्लॉक है भैया। ये क्या चक्कर है? SPDF किस बेसिस पे हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? देखो, जो हमारा वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? एस में, तो वो कौन सा बनेगा? एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो वो कौन सा बनेगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। और अगर डी में जाएगा तो कौन सा बनेगा? डी ब्लॉक। और एफ में जाएगा तो कौन सा बनेगा? एफ। इस तरह से हमने 4 ब्लॉक बना दिए। और ये जो 3 से 12 वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी वाले जो हैं, डी वाले हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट 3 से 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 जो मैं कह रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से 3 to 12 देखो, एक ये सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D, 5D और 6D, इस तरह से ये सीरीज है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड। क्या हो रहा है? डी ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। बोलो समझ आ रही? कौन से भर रहे हैं? डी ऑर्बिटल। कितने डी ऑर्बिटल होते हैं तुम्हारे पास? 5 डी ऑर्बिटल दिखाए थे मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हाँ कि कितने। जी। तो अगले 5 मैंने कमरे बना दिए। ये 5 ऑर्बिटल है, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 है मेरे पास डी ऑर्बिटल। उनकी शेप्स भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? एक में 2 रह सकते हैं, एक में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन वाले, आपको पता। तो टोटल कितने बनेंगे फिर? 10 10। से ज्यादा तो आ नहीं सकते, तो 10 ही होंगे। तो इसलिए ये देख रहे हो, ये 3 से लेके 12, 10 एलिमेंट की सीरीज। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 10। उसके बाद ये भर जाएगा कंप्लीटली। तो ये 3D सीरीज हमारे पास जो सीरीज दिख रही है, देखो ये पीरियड नंबर 4 है। ये वाला जब मैं यहाँ से करूं, ये कौन सा पीरियड? देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। जब मैं फोर्थ पीरियड पर आया स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पीरियड में क्या होगा? जो आउटर मोस्ट वाला मेरा है, आउटर मोस्ट वाला जो होगा फोर्थ पीरियड में स्टूडेंट, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4 वाला। फोर्थ पीरियड में तो एन की वैल्यू 4 ही होनी चाहिए, और वो हमने यहाँ पे लिखा 4s होने वाला। कौन सा? 4s। और इससे एक कम जो होगा, वो क्या होगा? n-1 3d। तो जो पहली सीरीज मेरी स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, पहली जो मेरी सीरीज स्टार्ट हो रही है स्कैंडियम से, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये कहाँ से शुरू हुई? स्कैंडियम से शुरू हुई है। देख रहे हो पहली जो सीरीज आपको दिख रही है स्टूडेंट, कहाँ से स्टार्ट हुई है? 3D वाली जो सेकेंडरी। सीरीज मैं कह रहा हूँ, 3D वाली सीरीज, ये फोर्थ पीरियड में स्टार्ट हुई है। कौन सा पीरियड है ये? फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पर स्कैंडियम से मैं शुरू हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है स्टूडेंट। और ये टिटेनियम पर आया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक पे आया। ये 30 हो गया एटॉमिक नंबर। देखो ये मुझे याद ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो रही है, हम कह रहे हैं। 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में आई, और इसका मतलब ये जो इसके अंदर जो मैंने बाहर के ऑर्बिटल लिखे, तो वो कौन से बने फिर तुम्हारे पास? ये 3D है, और आउटर वाला 4s। तो पहले देखो, जब मैं इलेक्ट्रॉन भरता हूँ स्टूडेंट, पहले 4s में जाते हैं और फिर 3D में जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो पहले 4s से जाते हैं, फिर 3D से जाते हैं।
क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत क्लोज होती हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ही नजदीक होती हैं आपस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है 3D और 4s में से जा सकते हैं। स्टूडेंट ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड में, रिएक्शंस में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3D सीरीज है। कितनी सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मेरे पास? आपने कहा एक तो 3D सीरीज मुझे दिख रही है, फिर 4D दिख रही है स्टूडेंट, नेक्स्ट ये 5th पीरियड में आएगा, 5D है और 6D, इस तरह से। तो जो हमारी हमने 3D 4D और 5D है, बाकी इसके अंदर तो जो एलिमेंट्स हैं आप देख रहे हो ये वाले, ये तो अभी तक है ही नहीं हमारे पास, लिखे गए हैं। तो मेनली हमारे पास जो सीरीज है 3D 4D और 5D, ये देखो जिंक है, ये कैडमियम है, मरकरी है, ये 3D 4D 5D के एलिमेंट्स हैं। और एक इनके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, कि यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर दिख रहा है स्टूडेंट तुम्हें, ये 56 के बाद बेरियम, ये 57 आता है लेंथनम, और 57 से 71 मैंने ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 में ये एलिमेंट तो यहाँ डब्बे में दिखाई नहीं। कौन से? 57 टू 71, ये कहाँ गए? 57 टू 71 दिख रहा है यहाँ पर। जी। ये 57 एटॉमिक नंबर से 71 हमने यहाँ रखे, इसे कहते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लेंथेनाइड्स हैं, ये लेंथेनाइड्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसलिए रखे तो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर f में F4f ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन जाने शुरू। जब 4f में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो गए तो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं खुद बताइए। कि 4 जो f ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। 4f वाले कितने ऑर्बिटल है तुम्हारे पास स्टूडेंट? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 एलिमेंट्स जो हमने निकाले वहां से स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और लेंथनम को भी रखा, लेंथनम को भी इसी के साथ ले आए हम। और यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला ग्रुप है स्टूडेंट, ये 4f है, ये 4f है। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन 5f में भरने शुरू हो गए। जब इलेक्ट्रॉन 5f में भरने शुरू हो गए, यहाँ पर ये वाला जो आया हमारे पास, तो इसके अंदर भी हमने ये एलिमेंट कितने, देखो कौन सा था? 89 एक्टिनियम वाला था, उसको हमने उठाया यहाँ से, आपको दिख रहा है ये 89 है इसका एटॉमिक नंबर। और ये फिर यहाँ पर 14 एलिमेंट्स, 103। पहला जो एलिमेंट है 90 थोरियम, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक के, ये 5f वाले इन्हें एक्टिनॉइड्स है। तो देखो कि ये हमारे पास समझ में आई कि डी वाले एलिमेंट्स कहाँ पर हैं, ये अंदर, और डी के अंदर से ही निकले कौन से? एफ, दो जो निकाले मैंने। क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा हो जाता स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ रखता तो उनको हमने यहाँ से उठा के अलग से, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आप ये कह रहे हो कि इनके अंदर जो स्टूडेंट्स, जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? डी ऑर्बिटल में फिल हो, प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। डिफाइन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। सारे जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्वेश्चन आया, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। What is the position of d block elements in the periodic table? Zinc, cadmium, mercury of group 12 are not recorded as transition metals. Why d block elements are named as transition? अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आपको समझ में आई इन सबका क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया गया स्टूडेंट? तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, दे आर एलिमेंट्स इन विच they have partially filled d orbitals, they have partially filled d orbitals in ground state or in one of their common or stable oxidation। डेफिनेशन हम ये दे रहे हैं इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। मैंने क्या कहा कि
ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? दे हैव पार्शियली और इनकम्प्लीट filled d orbitals in ground state or in one of their common oxidation states. तो ऐसे एलिमेंट्स जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा स्टूडेंट कि उनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो नहीं। अगर डी 0 है तो भी नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया और पार्शियली फिल्ड नहीं है ग्राउंड स्टेट में या कोई भी कॉमन स्टेट में, तो वो फिर वो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। उन्हें क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। जबकि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? पोजीशन क्या है? देयर पोजीशन इज देयर फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। तो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 पर है और ये जो है इन बिटवीन है एस, दे आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि जब हम एस से पी में जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रांजिशन हो जाता है। क्या होता है? देयर इज अ ट्रांजिशन इन द प्रॉपर्टी। यहाँ पर मेटल्स से उस साइड पे जाते हैं तो नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, मेटलॉइड शुरू हो जाते हैं। तो ये बीच वाले जो एलिमेंट हैं ये ज्यादातर मेटेलिक हैं, अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो जब एस से पी में जाएंगे तो जो ट्रांजिशन हो रही है इसीलिए इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। Why do D block elements are named as transition elements? Because students, when you go from S to the P block element, there is a transition of certain properties which takes place. तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि ये S और P के बीच में आ गए। क्या हो गया? ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम S to P। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? Why zinc, cadmium and mercury are not transition? वो completely filled होते हैं क्योंकि। ठीक है, आपने ये कहा कि जिंक मर्करी और जो कैडमियम मैंने लिखा है दे बिलोंग टू कौन से ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक को। ठीक है, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू विच ऑर्बिटल? लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहा जा रहे हैं डी ऑर्बिटल। उसमें 3D, इसमें 4D 5D स्टूडेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इनके पास क्या है? दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट and they are in common oxidation states। तो उनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। आप देखिए, नोट कर लीजिए हर स्टेटमेंट को, क्योंकि आजकल रीजनिंग और असर्टिव के क्वेश्चन भी ऐसे बनते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। जैसे कि ये ग्रुप 12 वाले, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? अभी आपने देखा, ये देखो ग्रुप 12, ये है ग्रुप 12, दिख रहा है ग्रुप 12? हाँ जी। ये 3D है, ये 4D वाले हैं, ये 5D वाले। ठीक है, ये तो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इस तरह से ये सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, सेकंड ट्रांजिशन कहते हैं, थर्ड ट्रांजिशन कहते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन ग्रुप 3 से निकले थे कौन से? लैंथेनाइड्स। और ग्रुप 3 से ही निकले हैं एक्टिनाइड्स। लेकिन ये 4th पीरियड के हैं, 5th पीरियड के हैं, 6th पीरियड के हैं, 7th पीरियड के। एक क्वेश्चन ये आया कि लैंथेनाइड्स, इन्हें क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स भी कहते हैं।
तो उसने बताया कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं स्टूडेंट, इनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ एग्जाम में। तो क्या आंसर लिखोगे? ग्रुप 3 ग्रुप 3 पीरियड 5। 5 थोड़ी है, ये 6th पीरियड है। देख रहे हो ऊपर, ये 4th पीरियड से स्टार्ट हुआ, 4th 5th 6th। और इस अगर मैं ये पूछूं एक्टिनाइड्स का बताओ, ग्रुप नंबर क्या एक्टिनाइड्स का? 3 इसका भी 3 है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए लिख रहा हूँ, नोट कर लेना। इसका पीरियड नंबर क्या है? 7। 7। देखो एक खास बात देखने वाली क्या है खास बात देखने वाली, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे ही बता रहा हूँ, हर चीज को नोट कर लेना, फिर पेपर में दोबारा मुश्किल होगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैंने 3D सीरीज लिखी, 3D वाली सीरीज जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये कौन सी है? फर्स्ट ट्रांजिशन। ये कहां से स्टार्ट हुई है बताओ? एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम, और ये कहां तक चली है स्टूडेंट? 30 है जिंक का। ये अगर एलिमेंट के नाम पूछ लेते हैं कई बार, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है। और इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी, अगर स्कैंडियम को देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है। आर्गोन नोबल गैस होती है, 18 होता है। क्या होती है? 18 होता है। और उसके बाद में पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं और फिर जाते हैं डी में, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, इसीलिए डी ब्लॉक रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरने शुरू हो गए स्कैंडियम में स्टूडेंट्स। और एंड तक जाओगे तो 4s2 3d 10 हो जाएगा, मतलब ये डी पूरा का पूरा भर जाएगा। उसी को 10 एलिमेंट्स कहते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन स्टूडेंट खास बात ये क्या देख रहे हो कि ये जो डी वाला है, ये आउटर शेल नहीं है। आउटर शेल तो 4s वाला है, 4 तो ये है, ये 3 है, तो ये इनर है, ये आउटर नहीं है। आउटर वाला कौन सा है? ये आउटर है। इसे क्या बोलते हैं? आउटर शेल। और इसको क्या बोलते हैं? पिनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पिनल्टीमेट शेल कौन सा होता है? 1n-, एक कम है इसका, देख रहे हो ना, 3 है। तो ये इनर में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आउटर वाले में नहीं गए। बात समझ में आई? तो इसे बोलते हैं पिनल्टीमेट शेल। पिनल्टीमेट शेल पहला क्या कौन सा होता है? है? हैं? पेनल्टीमेट क्या होता है? जो आउटर नहीं है। आउटर की वैल्यू कितनी है? n=4। हाँ जी। लेकिन ये तो n=3 है, दिख रहा है ना 3। तो 3 का मतलब क्या है? n-1, 4-1, 4-1 कितना होगा? 3। तो ये पिनल्टीमेट कहते हैं इसको, जो इनर वाला। आउटर से जो दूसरा इनर होता है उसे पिनल्टीमेट, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट होगा उसे एंटी पिनल्टीमेट। क्या बोलेंगे? एंटी पिनल्टीमेट। तो पिनल्टीमेट वाला कौन सा है? जो आउटर नहीं है, आउटर से इनर वाला, क्योंकि ये 3 है, ये 4। बात दिख रही है ना 4 और 3 में फर्क? हाँ जी। तो जो 4 से पहले आया 3, उसको क्या बोलेंगे? पिनल्टीमेट। तो एक्चुअली में बात यह है कि 4s के भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d 5 से लेकर 3d 10 में भरते हैं, लेकिन 3d आउटर शेल नहीं है। 3d एक पिनल्टीमेट शेल है, मतलब आउटर से नेक्स्ट इनर, इसे बोलते हैं पिनल्टीमेट। इस पॉइंट को नोट किया जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर, और अगर हमने देखा स्टूडेंट 4d सीरीज को देखो, इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन का पहला एलिमेंट कौन सा देखा तो स्टूडेंट्स? देखो स्कैंडियम। इसमें 18 ऐड कर दो, मैजिक नंबर 18 होता है, तो ये 39 है। तो ये वाई आ गया, इथरियम। और उसके बाद में इसमें भी 18 ऐड कर दो तो 48 आ जाए। वो कौन सा आएगा? 48 किसका एटॉमिक नंबर है? कैडमियम। तो 39 to 48 जो बनेगा वो कैडमियम है। ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। ये कौन से पीरियड में है? देखो 4th पीरियड में। इसका पीरियड नंबर कौन सा स्टूडेंट? कई बार वो पूछ लेता पीरियड नंबर। और इसका पीरियड नंबर, ये 4d है तो लास्ट वाला 5s है, n की वैल्यू 5 है, इसलिए ये 5th पीरियड है। तो 5th पीरियड के एलिमेंट भी पता लग गए। लेकिन जैसे ही मैं 6th पीरियड में आया तो एक और भी चीज हुई। 6th पीरियड में क्या हुआ स्टूडेंट? ये 5d सीरीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे, इसे बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट? इसमें 18 ऐड करो, 18 ऐड करो तो कितना आएगा? 57। उसे लेंथनम कहा जाता है, लेंथनम कहा जाता है।
लेकिन लेंथनम के बाद इमीडिएटली जब मैं 58 पे आया स्टूडेंट, तो 4f वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो गए। ये है सीरियम। तो 58 और 71 वाले एलिमेंट यहां से मिस हो, 58 to 71 ये एलिमेंट अब यहाँ नहीं दिखे मुझे। ये कहाँ पे चले गए? 4f सीरीज में चले गए, जिन्हें मैंने लेंथेनाइड्स का। तो थर्ड सीरीज में 57 मैंने लिखा। उसके बाद जो 57 के बाद जो 71 के बाद कौन सा आएगा? 72 का नाम है हैफनियम। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे जो कुल मिला के 80 आएंगे तो मरकरी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, यही हमने देखे थे ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप 12 में दिखाया था मैंने पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इसके अंदर से कितने एलिमेंट चले गए बाहर? ये 4f1 to 4f14 वाले, और लेंथनम को भी उठा के उन्होंने उनके साथ रख दिया, क्योंकि लेंथनम की प्रॉपर्टीज 4f वाले एलिमेंट से काफी रिजेंबल करती थी। इतनी ज्यादा करती थी कि उनका नाम भी लेंथेनाइट के ऊपर लेंथेनाइट्स रख दिया। क्या रख दिया गया? लेंथेनाइट्स। लेंथनम से लेंथेनाइट्स बना के उनका नाम रख दिया। तो यहाँ पर 6th पीरियड में मिले मुझे 4f, और अगर मैं 7th पीरियड में आऊंगा स्टूडेंट तो 6d वाले आ गए। लेकिन 6d में भी क्या होगा? 6d में भी क्या होगा? जब मैं 89 एक्टिनियम पर आया, तो उसके बाद 90 जो मेरा आया स्टूडेंट, 90 वाला जब मेरा आया 89 के बाद, तो 19 वाला जो थोरियम था, और वहां से लेके स्टूडेंट 103 नंबर वाले 103 तक, ये सब उठा के हमने कौन से में चले गए? कहाँ गए? हमारे 5f में। कहाँ गए थे? 5f में। तो वो एक्टिनाइड्स बन गए सारे के सारे, क्योंकि उनमें 5f में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हुए। 5f में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो गए थे स्टूडेंट। तो इसलिए इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, एक 90 से लेके 103 तक तो आउट हो गए। फिर यहाँ 89 के बाद 104 आया। 104 जो है वो रेफनियम आया, और फिर हमने एंड में इनको जो आप सीरीज देखेंगे वो एलिमेंट अभी है ही नहीं हमारे पास, तो वैसे उन्होंने दिया हुआ है 112 जो भी। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप 3 के अंदर से 2 सीरीज बाहर निकाली गई है। एक लेंथेनाइड्स, कौन से पीरियड के? 6th पीरियड के। और दूसरे 7th पीरियड में से कौन से निकले? एक्टिनॉइड्स। तो इनके लिए हमने एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया, क्योंकि नहीं तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और एक लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनके बारे में भी इस हमारे कोर्स में है जो हम स्टडी करेंगे। तो यहां तक हमें स्टोरी समझ में आ गई कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं माना जाता, क्या डेफिनेशन है, और इनकी लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल। अब आ गए स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D की तो लर्न नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हम आंसर कर सकते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स लर्न करना है। क्या लर्न करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। देखो ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है, और एक यहाँ पे स्टार लगाया मैंने स्टार। क्यों लगाया? इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज होने वाला। देखते हैं। देखो जब मैं लिखना शुरू करता हूँ स्टूडेंट, अगर मैंने लिखा स्कैंडियम, आपने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर 21, तो फिर मैंने कहा कि 18 तो नोबल गैस है, आर्गोन। ठीक है, अब कितने बचे? 3 बचे हैं, बोलो। 3 बचे हैं स्टूडेंट इसके। तो जब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, तो कैसे लिखूंगा फिर मैं, जब 3 बचे हैं? तो क्योंकि ये 4th पीरियड है। देखो एक चीज याद रखना, ये मैंने कौन सा पीरियड बताया? 4th पीरियड। तो लास्ट वाला शेल 4s होना चाहिए। तो अगर 4s में मैंने 2 डाल दिए, फिलिंग जब होती है तो 4s में पहले जाते हैं। कितने बचे अब? 18 प्लस 2 20। तो 3D में कितना आएगा? 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ स्कैंडियम लिखा स्टूडेंट, तो इसमें तो आर्गोन तो मैं लिख ही चुका हूँ 18, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपने कह दिया सर ये तो बहुत हो गया 3d1 4s2। अगर मैं टिटेनियम पे आया तो आपने कहा फिर इसको 3d2 4s2 कर दो।
22 है, और स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम पे आया 23। तो आपने कहा सर 3d3 और 4s2 कर दो। फिर मैं वेनेडियम के बाद क्रोमियम पे आया, तो आपने कहा स्टूडेंट्स कि इसको सर 3d4 और 4s2 कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं यहाँ पर, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाता है, तो ये क्या बन जाता है 3d5 4s1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। क्यों हो गई? ये हाफ फील्ड हो गया 3d, हाँ जी। तो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड वाले जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल, तो एक पेयरिंग एनर्जी होती है वो बच जाती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्रोमियम के केस में एक्सेप्शन हो गई, मतलब एक्सेप्शन नहीं है, एक तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई ड्यू टू द एनर्जी 3d5 4s1। और उसके बाद फिर क्रोमियम के बाद में मैंगनीज पे आया, तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर 3d5 और 4s2 हो गया, ये हाफ फील्ड है, ये कंप्लीटली फील्ड है। मैंगनीज के बाद में आयरन पे आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, मुझे 3d6 हो गया और 4s2 हो गया। और ये आर्गन तो सबके पास है ना। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट में जब मैं आया तो 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसके बाद क्या हुआ 3d7 4s2 हो गया। कोबाल्ट के बाद में निकल पर आया, तो निकल के पास कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और डाल दिया, 3d8 4s2 आ गया। और जब मैं कोबाल्ट पे आया, निकल के बाद कॉपर पे आया, यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि स्टूडेंट आप कहोगे जी 3d9 4s2, लेकिन 3d9 की जगह ये क्या करता है, फिर यहाँ पे हो जाता है 3d10 4s1। अब ये d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया, हाँ जी। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। और फिर जिंक के केस में आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 3d10 4s2। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और यहाँ पर आपने दिखा कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स के कारण कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से d में चले गया, क्योंकि 3d और 4s ये ऑर्बिटल की एनर्जी गैप बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, तो वो एक दूसरे की जगह जा सकते हैं जहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वही बनने वाली है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 3d और 4s का एनर्जी गैप है वो स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल है। देखो ये जब मैंने भरा था तो पहले 4s भरा था, फिर 3d भरा था, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब मैंने भरा था तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, फिर उसमें जब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले 4s से बाहर निकलेंगे। इससे निकलेंगे 4s से, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे, उसके बाद 3d से निकलने शुरू होंगे। तो ये सारी बातें हमें पता है, जिसके बेस पर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये 3d सीरीज है हमारे पास, और ये 4d सीरीज आपके सामने है। तो हम इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन अब लिख सकते हैं, इसमें 4d और 5s ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये देख रहे हैं आप 5s2 और 4d1, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमने दिखाई है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड करती है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जहाँ हो जाते हैं वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे कॉपर और देख रहे हो, सिल्वर है, जिंक और कैडमियम देख रहे हो, ये यहाँ पर फिर ये 4d1 हो गया और 5s1 हो गया और 4d10 हो गया। तो ये हमें पता होने चाहिए। स्कैंडियम की सीरीज है, और टर्बियम, टिटेनियम के नीचे जिरकोनियम, नायोबियम, ये वाले कम यूज होने वाले हैं, कम यूज होने वाले हैं। सारा हमारा जो यूज होना है ये वाली सीरीज यूज होना है। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ तक समझ में आया? अभी तक मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी सर। तो 3D सीरीज के अंदर आपने दिखा स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आपने देखा कि 4th सीरीज, ये सीरीज है। 3rd सीरीज के अंदर फिर क्या हुआ कि 57 जो है लेंथेनम था, और 57 और 71 एलिमेंट यहाँ से मिस कर दिए मैंने। यहाँ पर देख रहे हो, नहीं है 57 to 71, ये कहाँ गए एलिमेंट्स? F 4। लेंथेनाइड्स में, 4f हाँ वाले। हाँ जी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो
ये फोर्थ सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ये वाले एलिमेंट कहाँ चले गए? ये वाले लेंथेनाइड्स बन गए। लेंथेनाइड्स भी कहते हैं इनको, लेंथेनाइड्स भी कहते हैं ये वाले। तो ये 4f वाले हैं। और यहाँ पर भी जो मैंने डब्बा दिखाया स्टूडेंट, ये वाले एलिमेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं 57 से 71 हम वहां से निकल जाएंगे। 57 तो लेंथना भी था, इसको भी उठा के हमने इसी में डाल दिया। और यहाँ पर ये 89 एक्टिनियम होता है, और यहाँ पर 90 वाला जो थोरियम है, ये 103 तक ल्यूटीशियम, ये सब भी हमने उठाए। ये 5f वाले हैं, इनको एक्टिनाइड्स भी कहते हैं और एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। तो ये दो ब्लॉक हमने निकाल दिए। सिक्स्थ पीरियड का और थर्ड पीरियड का, दोनों का पीरियड नंबर से, ग्रुप नंबर से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रुप नंबर दोनों का 3 है, इसका पीरियड नंबर 6 और इसका पीरियड नंबर 7। तो इनकी भी स्टडी हमारे कोर्स में है जो हम कर, इस तरह से हमने ये लर्न किया। अभी तो टेबल को लर्न किया। अब क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन आंसर ही तो हमने पढ़ने हैं, और क्या पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, बाकी तो हमें समझ आ ही रही है क्या हमने करना है। क्वेश्चन क्या आया? व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन। क्या आंसर लिखोगे? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन। तो क्या आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट वाले का लिखेंगे कि वो कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एग्जाम में, कॉन्फ़िगरेशन दिखा देना कितनी आई है, 4s2 3d10। तो जिंक के अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है इन ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड इन ग्रुप इन ग्राउंड स्टेट। और अगर +2 एग्जिस्ट करता है तो +2 में भी 3d10। ये इलेक्ट्रॉन दो यहां से जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d10 रहेगा, ठीक है, एटम 2+। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट। सिल्वर का कितना है एटॉमिक नंबर? सिल्वर में क्या कॉन्फ़िगरेशन बताई थी सिल्वर? तो सिल्वर के अंदर क्या होगा कि ये 5s1 क्या है और 4d10 है, ठीक है। सिल्वर का क्या है? 4d10। सिल्वर कहां पर देखा था हमने अभी? सेकंड सीरीज में। तो सिल्वर के अंदर जब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितने हैं देख रहे हो? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बनेगा फिर? एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है स्टूडेंट सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर का क्या होगा? सिल्वर हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इसे, बट इन वन ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स व्हाट विल हैपन? सिल्वर का कितना था एटॉमिक नंबर? 47। सिल्वर का 47 स्टूडेंट्स। और ये था इसका 4d10 और 5s1, ठीक है। तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है यहाँ पर, ये डी में इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, कोई ना कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है सिल्वर की स्टूडेंट, जिसमें इसके अंदर तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो करता ही है सिल्वर। +1 में तो इसके अंदर ऑर्बिटल है, डी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अगर +2 हो गया तो क्या होगा फिर? ये इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक बिहेव करेगा। सर एक बार फिर बता दो। देखो, जिस भी एलिमेंट के अंदर ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है जिसमें कि कंप्लीटली मतलब फील्ड ऑर्बिटल नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन नहीं रहते डी में, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट माना जा सकता है। तो सिल्वर की ऐसी स्टेट हो सकती है, सिल्वर की ऐसी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है जिसके अंदर डी में, वो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ेंगे उसमें आपको दिखाएंगे, तो ये फिर उसके अंदर हो सकता है सिल्वर के अंदर, जिसके अंदर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड नहीं रहेंगे। ये कह रहा था 3D ट्रांजिशन कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर्स। बताओ कौन से एटॉमिक नंबर है 3D में? ये 4 चॉइसेस दी हैं, इनमें से सही आंसर क्या है? 21 to 30। ए आंसर करेक्ट है। द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम।
तो स्कैंडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट में क्या है? व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ स्कैंडियम? argon 18 3d5 नहीं 3d1 और 4s2 3d1 और 4s2, इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी। While copper, silver, gold are considered as transition elements, but zinc, mercury are not considered, although they have mentioned elements have complete d orbitals. तो ये हमारा हमने, क्योंकि they in one of their common oxidation states, students, they can have unfilled d orbitals in one of their common oxidation state. जब किसी को common oxidation state में भी हो सकते हैं, तब भी वो transition element माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ट्रांजिशन। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो हमने सारे। अब उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर दी, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं अभी तक जो एलिमेंट हमने स्टडी किए हैं उससे अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये मेटल्स हैं, आप कह रहे हो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी अब जब आप केमिस्ट्री में कहते हैं ये मेटल है, आपने कहा ये तो नॉन मेटल है, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। तो हमें अगर क्वेश्चन आता तो हम लिख सकते हैं ये सारे जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ। कॉपर का तो कितना यूज हो रहा है इलेक्ट्रिकल वायर्स में। हाँ जी। ज्यादातर जो वायर्स बनी हुई है कॉपर की बनी हुई है आपकी। कॉपर कौन सा है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, और दे कैन बी हैमर्ड एंड बेंट इनटू शेप इजीली, क्योंकि ये मेटल्स हैं। कॉपर की तो तारें बनी हुई हैं, देख लो वायर कैसे बनेगी जब तक बेंट नहीं कर सकता या मेल्ट नहीं कर सकता। और ये हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बट मर्करी इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी एक एक्सेप्शन है जो एक रूम टेम्परेचर के लिए, आपने देखा मर्करी, मर्करी थर्मोमीटर में आप यूज करते हो, लिक्विड है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई हो, और दे आर यूजली हार्ड एंड टफ, हार्ड एंड टफ, और इनकी डेंसिटीज भी हाई होती है। सारी हम इसके रीजन अभी देंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। मेन ट्रांजिशन मेटल्स similarly because zinc, cadmium and mercury exhibit few properties characteristic of other, they are treated separate। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस है, इनके जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, तो इनको सेपरेटली भी स्टडी किया जाता है। जिंक ग्रुप एक एलिमेंट बना दिया उन्होंने, क्योंकि आपने देखा मर्क्यूरी तो लिक्विड है और कैडमियम के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो उन्हें एक जिंक ग्रुप एलिमेंट भी बना दिया जो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। अब यहाँ पर एक बार वापस दिखा दो। हाँ, नोट कर लो, हर चीज को नोट कर लो। एक बार इसने क्वेश्चन पूछा था किसी पेपर में कि जिंक ग्रुप एलिमेंट कौन सा है, तो जिंक को तो हमने डी ब्लॉक में रखा, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसी तरह अभी आपने देखा कि मरकरी तो लिक्विड है, बाकी तो सब ये मेटल मतलब सॉलिड है, सही है। कॉपर, कॉपर लिक्विड थोड़ी है। ये जितने मैंने अभी तक बताया, आयरन वगैरह, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन मरकरी इनमें से ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो लिक्विड है। तो इसी तरह उन्होंने देखा था कि कैडमियम की कुछ प्रॉपर्टीज और मरकरी की, ये जिंक की इनकी डिफरेंट थी, तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, उसे कहा जिंक ग्रुप एलिमेंट। क्यों कह दिया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट आ रहे हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी कम है, उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, वो हार्ड है, इनके अंदर कुछ डिफरेंस है, तो इसलिए उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा। इसको मैंने क्या बताया? जिंक ग्रुप एलिमेंट। ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ कि किसी बार ऑब्जेक्टिव टाइप में वो पूछ लेता है, और क्योंकि अब रीजन और असर्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, उसके अंदर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो इसलिए हमें सोच सोच के हर चीज को देखना है। रीजन और असर्टिव टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट और फोकस करना। नोट कर लो, सब चीजें नोट कर लो, अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग रखो। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया। तो अब देखो लैटिस स्ट्रक्चर भी होते हैं, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़े थे कि इनके स्ट्रक्चर होते हैं, कोई HCP होता है, कोई BCC होता है, CCP, क्यूबिकल, जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर भी स्टूडेंट इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, जैसे हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाएंगे, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं फिजिकल वाली वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इनके बारे में देखो, जो स्कैंडियम है ये HCP स्ट्रक्चर है, BCC है,
ये सब हम सॉलिड स्टेट में ज्यादा पढ़ेंगे, इनके सिर्फ हमने मेंशन किए हैं क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल दिया गया है, वहां से लिया गया है। ये टेबल हमने कहाँ से लिया है? एनसीईआरटी बुक से, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर सारे क्वेश्चन आने हैं, इसलिए हम कोई भी चीज एनसीईआरटी की नहीं छोड़ते, कहीं कोई भी क्वेश्चन पूछ लें। तो हमने कहा कि दे एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टीज, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, डक्टाइल है, मैल्यूबल है, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेटेलिक लक्चर है, एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। तो उन्हें टिपिकल मेटल्स कहा जाता है जो बाकी हैं, और उनको हम थोड़ी अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं। और ये है उनके लैटिस स्ट्रक्चर्स, ये सॉलिड स्टेट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो हमने इसमें सॉलिड स्टेट में बताया किस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल लैटिस किस तरह के होते हैं, तो ये उनके बताएंगे। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, बॉडी सेंटर्ड है, FCC है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, ये सब सॉलिड स्टेट का मामला है, वहां पर हम ज्यादा, फिर भी आपको हमने टेबल में बता दिया, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड, किसके ऊपर, किस तरह से पैकिंग होती है इनके पार्टिकल्स की। ये सब मेटल्स हैं, इनके किस तरह के क्रिस्टल लैटिस होते हैं, किस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह की पैकिंग होती है, उसके ऊपर भी स्टूडेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड, इसलिए दिखाया। अब ये ट्रांजिशन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड एंड हैव नो वोलेटिलिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो यहाँ पर हमने मेल्टिंग पॉइंट दिखाए हैं स्टूडेंट विद एटॉमिक, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। हमने आपको कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है स्टूडेंट वो हाई, ठीक है, एल्कली मेटल से ज्यादा हाई है। एल्कली मेटल भी तो मेटल है, लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट तो कम है, इनके हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। और एक्सेप्शन आपने कौन सी बताई, वो बता रहे हैं कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। स्टूडेंट्स इनको हमने कल ही कहा कि ये इनके आउटर, इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है कंप्लीटली फिल्ड। हाँ जी। तो इस ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे देखिए कैसे वेरी करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये 3D सीरीज है, टिटेनियम टू क्रोमियम बढ़ा फिर कम हुआ, फिर इस तरह से दिख रहे हो। और ये 4D सीरीज है, देख रहे हो, और ये 5D सीरीज है, उनके इनसे भी हाई है। तो एक तो जैसे जैसे ये हैवियर होते गए, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते बड़े हैं, ठीक है। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मैं ये कह रहा हूं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्कली मेटल से कंपेयर कर लो, बहुत ज्यादा हाई। तो इसका रीजन क्या बताएंगे हम, व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस स्टूडेंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है स्टूडेंट, मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है। एल्कली मेटल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, एल्कली मेटल में क्या था, NS1, एक ही इलेक्ट्रॉन था जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। इनमें क्या है, NS2 और N-1D, ये दोनों की ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। तो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर स्टूडेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे, ठीक है, N-1D एंड NS इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्डिंग। इन व्हाट मैंने क्या आंसर दिया, इन transition elements, in transition elements students, N-1D electrons and NS electrons both participate in bonding। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट, उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ठीक है, उतना मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। एक पॉइंट ये समझ में आ गया कि क्यों हाई है इनके, क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स N-1D वाले भी और NS दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई हो जाएंगे।
क्योंकि इसमें तो सिर्फ एल्कली में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था जो NS1 वाला जो पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वो वीक था मेटेलिक बॉन्ड। ये मेटेलिक बॉन्डिंग वीकर होगी, इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसमें S में भी है और D में भी है, वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगी, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस यहाँ पर एक और भी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आयनिक बॉन्ड बना था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, मेटेलिक बॉन्ड भी था, कोवेलेंट भी है इनमें, तो इसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ये वैल्यू देख रहे हो, मिडल के अराउंड मैक्सिमम हो जाती है, फिर फॉल करती है, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, और फिर कम भी हो गई, फिर कम भी हो गई। ऐसा ट्रेंड क्यों दिख रहा है, ऐसा ट्रेंड क्यों दिख रहा है? फिर इसको भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं स्टूडेंट, इसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है मेल्टिंग पॉइंट? ये मैंने मेल्टिंग पॉइंट दिखाए हैं, देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, फिर फॉल कर गई फॉल, हाँ और जी। फिर इनकी ऑलमोस्ट सेम हो गई, और फिर ये और नीचे आ गया। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, तो ये और नीचे आ गया। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसी को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस स्टूडेंट? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड with what is happening with increase in number of unpaired electrons, increase in number of unpaired electrons में। देखो, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर अप हो सकते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। तो जब ऐसे ऐसे जाते थे, आपने देखा था ना 3d5 4s1 4s2 हो गया, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने वाली है, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एज इंडिकेट then the number of unpaired electron will increase. Student, we are expecting that bonding, metallic bonding क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। एंड व्हेन, और जब आगे जाएंगे हेवियर एलिमेंट्स में क्या होगा, हेवियर एलिमेंट्स में क्या होगा, जब हम आगे जा रहे हैं स्टूडेंट, आफ्टर यहाँ पे मैंगनीज के बाद जा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, व्हेन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स, डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग शुरू हो जाती है D6 D7 और D8 में। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होंगी, तो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस होंगी, तो ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग। ये भी बात क्लियर है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हो जाएंगी। तो जहां पर एंड में देख रहे हो, जब ये बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का भी एक फैक्टर आ जाता है, उसके कारण क्या होगा कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कम देखा। तो आपको समझ में आई कि यहाँ पर देख रहे हो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट कम हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो। कॉपर का क्या था 3d10, और सिल्वर में भी आप देख रहे थे कि इनमें इनमें D10 वाले हैं। तो जब डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा कि फिर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं, और उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं और एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन है वो भी कम हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट वो वीक हो जाती है, और फिर रिपल्शन भी होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी। ये बात समझ में आई? ठीक है, हाँ जी। तो हम ये कह सकते हैं metals of second and third series have higher enthalpies of atomization than corresponding elements of. This is an important factor in accounting for occurrence of much more frequent metal bonding in compounds of heavy transition element. ये देखो, ये 3D का है, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये क्या दिखाया मैंने, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रही है स्टूडेंट। ये जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होगी। यही हम बता रहे हैं, ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D सीरीज है। तो जो 5D सीरीज है उनकी एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, तो क्योंकि उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। जो हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर।
therefore they have higher enthalpies of atomization. तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है कि अगर आपके पास बहुत सारे ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, अगर आपने उनको बाहर निकालना है हीट करके आपको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी तो इट विल डिपेंड ऑन हाउ स्ट्रांग इज द मेटालिक बॉन्डिंग। अगर मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एटम को तोड़ के बाहर निकालने के लिए, यस और नो। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देख रहे हो मिडल में मैक्सिमम होती है, फिर फॉल कर जाती है। तो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा हो जाती है। और जब पेयरिंग शुरू हो जाती है तो आप देख रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉल कर जाती है। तो हमेशा मिडल की तरफ मैक्सिमा है इनका। मेल्टिंग पॉइंट्स का भी देखा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी देखा with increase in atomic number. So then what happens, student, is that one unpaired electron as per D is favorable for strong interatomic interaction. तो unpaired electrons का नंबर बढ़ता है, unpaired electrons number increases, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग होने वाली है। जब आप मेटल के अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मेटालिक बॉन्डिंग होने वाली है, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल इंक्रीज। इसीलिए मिडल, अराउंड मिडल जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अराउंड मिडल सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम हो जाता है। और कुछ केसेस में आपको जो कम दिख रही है, जो आपको कम दिख रही है, वो जैसे मैंगनीज के केस में आपने अचानक देखा वो फॉल कर गई। तो मैंगनीज के केस में ऐसा क्यों हुआ जब एंथैल्पी ऑफ एटम, क्योंकि आपको पता है कि मैंगनीज की क्या है 3d5 4s2, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण, हाफ फील्ड इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। तो जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है वो भी एक रीजन हो सकता है, वो भी एक रीजन हो सकता है कि उनकी वैल्यू कम हो जाए। तो कुछ हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं वो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारा बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, और लैंथेनाइड्स क्या होते हैं, एक्टिव। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चलेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कैटलिस्ट होते हैं, इन सब के ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो सारे स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट।